Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी को हमने पढ़ लिया था। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साइज़ ऑफ द एटम। हमने इसमें देखा था कि जो साइज़ होता है एटम का और आयनाइजेशन एनर्जी है, इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, उससे कम एफ का, और जिसका जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, और न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हमने करी थी, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जैसे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंपैरिजनली स्टेबल होती हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज का पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के पीरियोडिक ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी, और हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी। क्लियर। नाउ ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेंड कौन सा, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, ये पढ़ना है। तो हम जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज़ होता है, पर अच्छा खासा नहीं होता, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट शेल में ऐड होता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर जाती हैं डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं। क्लियर। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से साइज़ इंक्रीज़ होगा, और साइज़ के इन्वर्सली रिलेशन होता है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अगर साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज इंक्रीज़ करता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। क्लियर। देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा। सेकंड पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है स्क्रीनिंग की वजह से ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, कोई खास वहाँ पर फ़र्क नहीं आता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करती है, बिल्कुल करती हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करने की वजह से एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करता है, बिल्कुल करता है। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, तो वहाँ पे साइज़ भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इनर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज़ होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड होगा, ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है दस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप बताएंगे व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप, एक ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग की वजह से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करती हैं जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ करता है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी व्हेन वी मूव डाउन ए ग्रुप। क्लियर हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। कैसे करती है, कौन कौन से रीज़न है, ये सारा आपको बता दिया है, यही आपने लिखना होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है व्हेन वी मूव अक्रॉस ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या फ़र्क पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो फर्स्ट पॉइंट था एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। क्लियर। तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज डिक्रीज़ हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्लियर है।
और दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के, मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और दोनों ही पॉइंट होते हैं जब हम मूव करते हैं अलोंग ए पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और ये दोनों ही फैक्टर क्या बताते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? तो दो बातें सीख ली हमने। जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ओके, फिर हमने सीखा कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा स्क्रीनिंग की वजह से। क्लियर हो गया? और इनर शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करती है, ठीक है, जिसकी वजह से साइज़ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन शील्ड हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। और लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्लियर? नाउ However, there are some exceptions। जब हम पीरियड में मूव करते हैं हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो वहाँ पे साइज़ क्या करना चाहिए, साइज़ तो डिक्रीज़ करेगा नो डाउट, साइज़ डिक्रीज़ करने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करना चाहिए था। पर कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं, जैसे दो एक्सेप्शंस आपको यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरोन। जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है बोरोन के कंपेरिजन में। हालाँकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। क्लियर है? तो बेरिलियम और बोरोन, बोरोन का साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए, पर किसकी ज़्यादा होती है, बेरिलियम की। क्यों होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने सीखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की होनी चाहिए थी स्मॉल, कम होनी चाहिए थी, पर ज़्यादा होगी बोरोन के कंपेरिजन में। क्लियर हो गया? सेकेंड है एक्सेप्शन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज डिक्रीज करता है तो होने क्या चाहिए था, अपोजिट होना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो अभी हम सीखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझें। तो फर्स्ट एक्सेप्शन हमारे पास है, एक्सप्लेन वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरोन। बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों होती है बोरोन के कंपैरिजन में। हालांकि होना तो अपोजिट चाहिए था, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी और बोरोन की ज़्यादा, पर है अपोजिट। क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की वो ज़्यादा है और बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ऐसा क्यों है ये समझते हैं। इन बेरिलियम, बेरिलियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या आएगी 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन, जब हम आयनाइजेशन करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कौन सा होगा, 2s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ बोरोन, जब हम बोरोन के आयनाइजेशन करवाते हैं, अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन की जब हम आयनाइजेशन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, p में से निकलेगा। अब जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो s का ज़्यादा है और p का कम है। s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब s सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक है। न्यूक्लियस के नज़दीक जो अगर है तो न्यूक्लियस उनको क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है जी। तो इसीलिए जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है बोरोन के कंपैरिजन में, क्योंकि बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन 2s में से निकालना है, बोरोन में 2p में से निकालना है। 2s जो है वो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है। क्लियर हो गया? तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एक बार हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन इज एन s इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन है। वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ बोरोन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1 इज अ p इलेक्ट्रॉन। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम,
द पेनिट्रेशन ऑफ ए 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन। जो 2s का इलेक्ट्रॉन होगा उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा 2p के कंपैरिजन में। हैंस द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो 2p इलेक्ट्रॉन होगा वो शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है ज़्यादा, ठीक है, एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। मतलब 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है तो वो न्यूक्लियस से दूर रहेगा और उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरॉन। बोरॉन में से 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा एज कम्पेयर टू द रिमूवल ऑफ ए 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम। बेरिलियम में से 2s इलेक्ट्रॉन को निकालने के कंपैरिजन में 2p में से, बोरॉन के 2p में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा। दस बोरॉन हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो स्मॉल होती है और बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ जी, सेकंड हमारी जो एक्सेप्शन थी वो है वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, पर हम एक बार और दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, आपको पता लगे कि आंसर हमें लिखना कैसे होता है। आंसर रहेगा द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन इज स्मॉलर। ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में स्मॉल होती है। दिस अराइजेज बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या आएगी 1s2 2s2 2p3। 2p इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हंस रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये हंस रूल आपको सेकंड यूनिट में पढ़ाया जाता है, क्लियर है। तो उसके बाद है वेयर एज इन ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। तो 2 ऑफ द 4 2p इलेक्ट्रॉन, जो 4 2p इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक के ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ ईजियर टू रिमूव द 4th 2p इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान रहेगा ऑक्सीजन में से देन एज कम्पेयर टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 2p इलेक्ट्रॉन्स। 2p इलेक्ट्रॉन में से 3 जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में उनमें से बाहर निकालना। मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ, देखेंगे ध्यान से। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, नाइट्रोजन में हमने देखा 2p3 आ रहा है। क्या आ रहा है 2p3, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऐसे 1 2 और 3। ये हंस रूल होता है कि पहले हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। देखो भरने को तो आप इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर सकते हो, 3 ऑर्बिटल हैं 1 2 और 3 ऐसे भर लो, पर ये हंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो ये गलत है। हंस रूल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सभी जितने सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन में 2p4 आ रहा है तो p में वही 3 ऑर्बिटल होंगे पर इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 1 2 3 पहले तीनों को एक एक दिया फिर आपने पेयरिंग करवाई। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो गई, पेयरिंग हो गई है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी तो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा, साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हम आसानी से इस 4th इलेक्ट्रॉन को जो है निकाल सकते हैं यहाँ से एज कम्पेयर टू द फ्रॉम 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2p। एक तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा आसानी से निकल पाएंगे, जो ये 4th इलेक्ट्रॉन है 2p में से, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है और नाइट्रोजन की ज़्यादा। आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन में 2p3 है तो p में क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्लियर हो गया, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेंगे किस तरीके से आंसर करना है इसका। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन इज स्मॉलर। दिस अराइजेज बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3, देख पा रहे हैं 2p3 है यहाँ पे, देखो दिस इज 2p3। तो 3 2p इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड रहते हैं इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वेयर एज इन द ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2p4 है लास्ट में यहाँ पे। तो 2 ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 2p इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई करेंगे सेम 2p ऑर्बिटल को, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली
एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एज ए रिजल्ट आप बोल सकते हो, इट इज़ ईजियर टू रिमूव द फोर्थ 2p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गई है, तो उस फोर्थ 2p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान रहेगा ऑक्सीजन में से, देन इट इज़ टू रिमूव वन ऑफ द 3 2p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 2p इलेक्ट्रॉन के बजाय ऑक्सीजन के 4 2p इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान रहेगा। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और नाइट्रोजन की ज़्यादा। ठीक है जी, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरीके से वेरी करती है अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेगी, और कुछ एक्सेप्शन थी जो हमने डिस्कस इसमें कर ली हैं। क्लियर? कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे। क्लियर? आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद की कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।